Second lecture of the chapter vector quantity for class 11 physics. So already we have discussed that the vector quantity means having both magnitude as well as direction. Here direction is important, and we have discussed how we add two vector. Mainly you have to remember parallelogram law of vector addition, जिसका फॉर्मूला है r is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta. Here theta is angle between two vector. तो रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्योंकि थीटा का वैल्यू का ऊपर डिपेंड होगा. रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a plus b cos theta. Here sin tan phi because ये और ये सेम नहीं है. This theta is angle between two vector. Phi हो गया angle of resultant with x axis. x axis के साथ कितना एंगल बना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आप लोग देख लेना इसमें. नेक्स्ट एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं. जैसे क्वेश्चन है, सपोज आपको दिया हुआ है a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू a माइनस बी. अगर सेम है a प्लस बी का वैल्यू और a माइनस बी का वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, तो एंगल कितना है, फाइन थीटा. ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता रहता है, फाइन थीटा. सब लोगों को पता है इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू तो यही है, दिस गिव द वैल्यू. तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हमेशा ये लॉ आपको लगाना है, पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करना है. सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सो a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा. ओके, सो कितना होगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0. अभी देखो 4 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू 0. ये तो एक वैल्यू है, a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0. ये वेक्टर का कुछ तो वैल्यू होगा. इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो cos थीटा का वैल्यू कब 0 होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री. जब दो वेक्टर का बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, then this condition is fulfilled. So इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, the sum of two unit vector is also unit vector, then find theta. मतलब दो यूनिट वेक्टर का बीच में दो यूनिट वेक्टर का सेम वेक्टर का, यूनिट बोल के नहीं, ऐसा भी आ सकता है, दो सेम वेक्टर का, मतलब जैसे मान लो कि एक वेक्टर a है तो दूसरा भी a है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होने से रिजल्टेंट भी वही वैल्यू आएगा. अगर मान लेते हैं कि एक 10 न्यूटन वेक्टर है, 10 न्यूटन, और एक है आपका 10 न्यूटन फोर्स से वेक्टर. अभी रिजल्ट तो मिडिल से जाएगा, दो वेक्टर का मिडिल से जाएगा, ये वाला जो रिजल्ट है ये भी कितना होगा आपका 10 न्यूटन होगा. तब ये जो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, मतलब रिजल्ट भी वही वैल्यू आएगा आइदर ऑफ टू वेक्टर. ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो ये भी क्या होगा 1 होगा. तब एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वेक्टर का. सो देखते हैं हम लोग, अगर रिजल्ट है अगर r लेंगे ना, r इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर, डायरेक्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट में अगर r स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा r स्क्वायर प्लस 2r into r
कॉस थीटा, थीटा निकालना है हम लोग का। मतलब दोनों वेक्टर भी आर है, रिजल्टेंट भी क्या आर है। अब 1 भी ले सकते हैं, यूनिट बोल के दिया है तो मैं ऐसे करके कर रहा हूं, ठीक है। सो देखो अभी ये आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये होगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा। सो देखो अभी 2r स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर होगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर, कैंसिल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ कब होता है, जब थीटा क्या होगा आपका 120 डिग्री। इसका मतलब दो सेम वेक्टर का इसमें एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी उतना ही वैल्यू आएगा, दोनों में से किसी एक का बराबर का आएगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, द वेक्टर वेयर वैल्यू इज 1 एंड इट इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। किसी और वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है, ठीक है। जैसे जनरली ना हम लोग मेन डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो एक्स एक्सिस को डायरेक्शन देने के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज होता है, आई यूनिट वेक्टर। अगर याद रखना यूनिट वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन दूसरा वेक्टर को देने के लिए यूज होता है। मतलब एक्स एक्सिस को डायरेक्शन देने के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज होता है। आपका वाई एक्सिस में जे होता है, जेड एक्सिस में क्या होता है, के होता है, के। मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, डिटेल्स इसमें एक्चुअली 2-3 रिवीजन चाहिए होगा। डीपली जाने के लिए भी हम लोग को पहले बेसिक सीखना होगा। मैं अगर डायरेक्ट डीपली चला जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं जितना सिखाया था पहले उतना सीखो। ओके, सो दिस इज आई यूनिट वेक्टर जे के, जेड एक्सिस को के यूनिट वेक्टर से दिया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का थोड़ा देर में जरूरत होगा। ये जो है 3 एक्सिस को जो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग जब जितना भी रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब रेजोल्यूशन में बताऊंगा, और रेजोल्यूशन ना क्लास 12 में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट ऑल जगह में रेजोल्यूशन का जरूरत होगा। जैसे 2 वेक्टर मिलके एक बना सकते हैं, तो एक वेक्टर को भी हम डिसोल्व करके तोड़ के 2 वेक्टर बना सकते हैं। ओके, सो मान लेते हो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट, हम लोग रेजोल्यूशन करना है। ओके, इनटू 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट रिजोल्व करना है। रिजोल्व जैसे वेक्टर है ए, इसको रिजोल्व करना है, तो हम एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, 2 कंपोनेंट चाहिए। सो ये है आपका थीटा। ये जो वेक्टर है, वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, थीटा। जनरली थीटा एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ना आपका वाई एक्सिस का भी लिया जाता है, क्योंकि वर्टिकल जब वर्टिकल से कितना इंक्लाइंट है तब हम लोग वर्टिकल के साथ एंगल लिया जाता है। सो जनरली थीटा आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना है उसी को लिया जाता है, लेकिन कभी कभी वाई एक्सिस के साथ भी लिया जाता है। ओके, सो अभी इसका जो x कंपोनेंट होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा। देखो जैसे मान लेते हैं कि 2 वेक्टर था, एक हो गया a और एक हो गया b, दोनों का रिजल्टेंट है मान लो r। तो अगर a और b मिलके r बन सकता है, तो r को भी बोल सकते हैं ना, तो 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, बोल सकते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे एक फोर्स लगा है, इसका मतलब वो जो फोर्स है वो 2 भाग का रिजल्टेंट है, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। तो ax इज इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा, और थीटा का ऑपोजिट वाला होता है a y इज इक्वल टू क्या होगा, a sin थीटा। अभी इस साइड में साइन क्यों हुआ,
थीटा का उल्टा वाला साइन है, थीटा का डायरेक्शन में कॉस क्यू हुआ। इसका रीजन ये है, देखो अगर रिजल्टेंट अगर यहाँ पे है, हम लोग कभी कभी फुटबॉल जब खेलते हैं ना, जब किक लगाते हैं, एंगल में किक लगाते हैं, कभी कभी देखना थोड़ा तेरा वेरा हो जाने से ऐसा तो किक लगाया था लेकिन ऐसे चला जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अगर रिजल्टेंट जो फैक्टर मैंने लगाया था उसको थोड़ा इस डायरेक्शन में लगा दिया, थोड़ा गलती से थीटा ये डायरेक्शन में चला गया, तो थीटा क्या होगा? कम होगा। थीटा कम होने से कॉस, थीटा कम होने से कॉस का वैल्यू बढ़ता है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लेते हैं गलती से ये डायरेक्शन में मारना था, ये डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो थीटा कितना है? 0 है, तब कॉस 0 क्या होगा? 1, तो x इक्वल टू a होगा, यानी पूरा पूरा फैक्टर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर उस डायरेक्शन में जाता है, अगर जो मेन वेक्टर है गलती से इधर चला गया, तो थीटा क्या 90 है, तो cos 90 मैक्सिमम होगा, तो a y इक्वल टू क्या होगा? a होगा, तब ये कंपोनेंट 0 होगा। सो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये तो हो गया x, ये क्या है? a y है ना। सो ये b वेक्टर तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना पहले, ये b वेक्टर। सो यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 में था, तो r इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हमने सीखा है ऑलरेडी ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका? a इज इक्वल टू आपको होगा ax, अगर मैग्नीट्यूड है तो है x रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ए का वैल्यू, सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर 3 कंपोनेंट होगा ना, तो ये इज इक्वल टू होगा a का मॉडुलस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट इन स्केलर फॉर्म। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन कंसर्न नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये डायरेक्शन नहीं देगा, सिर्फ वैल्यू देगा। डायरेक्शन के लिए तो tan थीटा यूज करता था, लेकिन इस केस में रेजोल्यूशन में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर। अगर तीनों कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? az यूनिट वेक्टर। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आप स्केलर फॉर्म में लिख सकते हो, और किस फॉर्म में लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। मैं फिर से लिख के बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि स्केलर फॉर्म में लिखना है। स्केलर फॉर्म मतलब a मॉडुलस, a का वैल्यू 6, तो क्या होगा? रूट ओवर ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा? ax, उसका डायरेक्शन कौन देगा? i यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर, az k यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो रिजोल्यूशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, रिजल्व करना आपको आना चाहिए मेनली। ठीक है। जैसे एक ना आपको एक बॉडी का ऊपर ऐसे फोर्स लगा हुआ है, ऐसा फोर्स लगा हुआ है। एक्चुअली ये फोर्स ना ये डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन। मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो फोर्स अगर 90 में लगता तो ऐसे जाता, वाई एक्सेस में पूरा फोर्स लग रहा था। लेकिन अभी क्या होगा? देखो ऐसा लगने से ना ये हम लोग एफ लिख सकते हैं। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, इस साइड में हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। हो सकता है ऐसा फोर्स देने से, देखना कभी कभी ऐसा बॉडी को फोर्स देने से ऐसा भी मूवमेंट हो जाता है, नीचे तो थोड़ा जाएगा, दबेगा, तो ऐसा भी स्लाइड भी हो जाएगा, क्योंकि उस फोर्स का 2 कंपोनेंट है, 2 मूवमेंट होगा। ठीक है। सो इस टाइप का ना आप फोर्स तेरा करके लेके, एंगल लेके आपको प्रिजर्व करके प्रैक्टिस करके देखो। हाँ, खुद प्रैक्टिस करके देखो। और मैं 1-2 छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी ऐसा है, एक बॉडी को मैंने ऐसा फोर्स लगाया,
ठीक है, ये जो थीटा है 45 डिग्री है, ये तो ऐसा जाएगा, ये भी क्या होगा 45 होगा। और फोर्स जो 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन था, तो लाइन ऑफ एक्शन में ये भी क्या होगा 10 न्यूटन होगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो कंपोनेंट होगा 10 क्या होगा cos 45 डिग्री, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो होगा 10 sin 45। थीटा अगर है आपका पास, थीटा 45 डिग्री है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स को रिजर्व करना है, तो ये हो गया ये कंपोनेंट। sin 45 का वैल्यू आपको मालूम है, पुट करो मिल जाएगा। cos 45 का वैल्यू मालूम है, पुट करो मिल जाएगा। तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट और एक क्या है वाई कंपोनेंट। तो इस टाइप से आपको वेक्टर का रेजोल्यूशन आना चाहिए। मेनली यूनिट वेक्टर क्या है मालूम चल गया, और इसके यूजेस से आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेगा। धीरे धीरे मैकेनिक्स जब पढ़ाऊंगा ना, अगर ये सब थोड़ा थोड़ा अगर क्लियर होते जाएगा ना, 100% क्लियर होगा बल्कि जरूरी नहीं है, थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो आगे जाके आपको वो इंटीग्रेशन होते रहेगा। काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करूँगा देखना, रियल फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है, इतना। हाँ, केमिस्ट्री में अभी देखो स्ट्रक्चर पैटर्न समझ गए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है, वी हैव टू सी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसका दो प्रोडक्ट है, वन इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, अदर इज स्केलर प्रोडक्ट। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का एप्लीकेशंस होगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा व वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क में यूज होगा, रोटेशन मोशन में आपको काम आएगा, और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो वर्क डन में आपको काम आएगा। हाँ, पहले 9, 10 जैसे सिंपल फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे सब वेक्टर से आपको सॉल्व करना होगा। ओके फाइन, इतना पढ़ लो, क्योंकि इसको रिजोल्यूशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि सर हम क्लास 12 का भी वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं उनको बोला कि नहीं, उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वेक्टर समझना बहुत जरूरी है, रिजोल्यूशन समझना जरूरी है। अब ये रिजोल्यूशन समझ में अगर आ गया तो क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है यू कैन सी। ओके, और थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन, और जब दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा।